आज बच्चों इस तीसरे लेक्चर में मीन्स तीसरे वीडियो में हम आप लोगों को पराग कणों का निर्माण, आज हमें जानना है कि आखिर पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें जानना है लघु बीजाणु जनन के दौरान लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु जनन के दौरान लघु बीजाणु मात्र कोशिका की प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद में जो है 4 या चतुष्क लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो कहीं ना कहीं ये 4 जो लघु बीजाणु हैं इनको जानना है, इसी से जो है पराग कणों का निर्माण होता है। तो प्लीज़ बच्चों ध्यान देना ज़रा, ये लघु बीजाणु, ये जो मुझे पहली संरचना दिख रही है, ये जो पहली संरचना है बच्चों, ये लघु बीजाणु है और इसमें ये क्या है, केंद्रक है। तो कहने का मतलब ये जो दूसरी संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, ये केंद्रक थोड़ा से क्या है, नीचे आ गया और यहाँ पर जो है रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, रिक्तिका का, अर्थात वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में बच्चों क्या होता है, जो तीसरी संरचना अर्थात जो तीसरा जो हमारा लघु बीजाणु आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। यहाँ पर बेटा ध्यान देना है कि जो समसूत्री विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन समान नहीं बल्कि असमान होता है। तो समान का मतलब एक जैसा दिखने वाला, लेकिन यहाँ पर जो है जो विभाजन हो रहा है तो कहने का मतलब वह असमान हो रहा है। तो असमान का मतलब एक केंद्रक बड़ा और दूसरा केंद्रक जो है वो छोटा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पर 2 केंद्रकों का निर्माण हुआ और 2 केंद्रकों में जो पहला ऊपर की ओर जो केंद्रक है वो बड़ा केंद्रक है और जो नीचे की ओर केंद्रक है वो छोटा केंद्रक है। तो कहने का मतलब जो बड़ा केंद्रक है उसका नाम है कायिक केंद्रक, जो बड़ा केंद्रक है उसका नाम है कायिक केंद्रक, और बच्चों जो छोटा केंद्रक है उसका नाम है जनन केंद्रक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना बेटा, जो ये बड़ा केंद्रक उसका नाम कायिक केंद्रक और जो छोटा नीचे की ओर जो केंद्रक है उसका नाम है जनन केंद्रक। इस जनन केंद्रक का एक नाम और है नलिका केंद्रक, इसको और क्या बोलते हैं, नलिका केंद्रक। तो बेटा इतना हुआ। उसके बाद ये जो चौथा लघु बीजाणु, जरा इस संरचना को हमें देखना है बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ कोशिका द्रव्य, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य की वजह से यानी कि कोशिका द्रव्य की वजह से यहाँ पर जो ये यानी कि जो यहाँ पे मैंने नाम दिया था जनन केंद्रक और ये जो हमारा है यहाँ पर कायिक केंद्रक, तो यहाँ पर बच्चों ये जो केंद्रक है यहाँ पर कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यानी यहाँ पर केंद्रक और इस केंद्रक, ये जो केंद्रक हैं, इन केंद्रक जो ये केंद्रक जो हैं इनको ये यहाँ पर कोशिकाओं का निर्माण कर जाते हैं। तो ज़रा दिमाग लगाना बेटा, ये जो है इसका नाम है कायिक कोशिका और ये जो है इसका नाम है जनन कोशिका। तो कहने का मतलब ये जो संरचना आपको दिख रही है यही संरचना क्या है, पराग कण। यही संरचना क्या है बेटा, पराग कण। अब जरा देखिए क्वेश्चन आता है कि एक पराग कण में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो बच्चों एक पराग कण में 2 कोशिकाएं होती। कहीं ना कहीं नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पराग कण में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो एक पराग कण में 2 कोशिकाएं होती हैं, अर्थात उन कोशिकाओं का नाम क्या है, तो ये आपके सामने बेटा, पहली कोशिका का नाम है कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका का नाम है जनन कोशिका। यही पराग कण, यहाँ पर ये देखो बेटा पराग कणों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान देना बेटा, पराग कोश, और पराग कोश में 2 पालियां मैंने बताया था, 2 पालियां बताया था। तो 2 पालियों में आपने देखा होगा कि एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं और दूसरी पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। तो टोटल मिलाकर के कितने कोष्ठ हो गए, 2 कोष्ठ हो गए। इन्हीं में बेटा आपने देखा होगा कि ये जो कोष्ठ हैं, एक कोष्ठ को एक लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानी हैं। ये बात समझ में आपको आई कि नहीं आई बेटा। यहाँ पर जो है लघु बीजाणु और ये आपको चतुष्क, दैट मीन्स 4 लघु बीजाणु दिख रहे हैं और इन्हीं में से जो है पराग कणों का निर्माण हो जाता है।
बात समझ में आई कि नहीं बेटा? देखो ये पहला जो है लघु बीजाणु, यहाँ पर केंद्रक, और ये जो दूसरी संरचना आपको नजर आ रही है ये रिक्तिका, क्योंकि ये केंद्रक नीचे आया। उसके बाद में यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो जाता है, और समसूत्री विभाजन समान नहीं बल्कि असमान होता है, इसलिए एक केंद्रक बड़ा और दूसरा केंद्रक छोटा। तो बड़े वाले केंद्रक का नाम है कायिक जनन, और कायिक केंद्रक और जो दूसरा छोटा केंद्रक है उसका नाम है जनन केंद्रक। उसके बाद में ये जो चौथी संरचना आपके सामने पेश है, जो चौथी संरचना है बेटा, तो इस जो ये यहाँ पर जो बड़ा केंद्र, जो ये बड़ा ये ऊपर की ओर जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है कायिक कोशिका। ये केंद्रक सीधे किस में बदल जाता है? सेल में बदल जाता है, अर्थात ये कोशिका में बदल जाता है, तो इसका नाम है कायिक कोशिका। और जो दूसरी वाली है कोशिका, इसका नाम है जनन कोशिका। ये पराग कणों का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। ये किसका निर्माण बेटा हो गया? पराग कणों का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अभी हमें और कुछ जानना है पराग कणों के बारे में। तो आइए हम दूसरी संरचना देखते हैं। यहां पर बच्चों हम जो है अब दूसरी संरचना देखते हैं कि आखिर अब और क्या होता है। देखिए यहां पर जो है कुछ एक इस तरीके की संरचना नजर आती है। ये देखो, ये पराग कण है। ये क्या है भैया? ये पराग, ये जो है पराग कण है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे बेटा, ये ध्यान देना जरा। ये जो आपको ये 4 पराग कण हैं, ये आपके सामने 4 पराग कण हैं, यानी कि पराग कणों का निर्माण हुआ। तो अब जरा देखिए बेटा, पराग कणों को कोई कवर करके रखता है, मीन्स कोई बांध के रखता है। तो जो पराग कणों को बांध के रखता है, आखिर उस संरचना का नाम क्या है या उस भित्ति का क्या नाम है? तो बच्चों ध्यान दो, जो ये संरचना पराग कणों को एक बॉन्ड बना करके रख रही है, मीन्स जो एक बंद बना करके रख रही है, जो कवर करके रख रही है, इस संरचना का अर्थात इस भित्ति का जो नाम है वो है बेटा कैलोज। इसका क्या नाम है? कैलोज। दिमाग लगाना यहाँ पे, इस भित्ति का नाम क्या है? कैलोज। कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है कि पराग कणों के ऊपर जो भित्ति होती है उसका क्या नाम है? तो पराग कणों के ऊपर जो भित्ति होती है उसका नाम कैलोज है। ये कैलोज भित्ति जो है पराग कणों को स्वतंत्र नहीं होने देती, अर्थात जब तक ये कैलोज नहीं हटेगी तब तक ये पराग कण स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। तो आइए ध्यान देते हैं बेटा, एक प्रश्न यहाँ पर और आ रहा है आपके सामने। ये जो है टैपिटम, प्रश्न आ रहा है बेटा कि पराग कणों को पोषण कौन देता है? तो पराग कणों को जो है पोषण टैपिटम, यानी कि टैपिटम से जो है पराग कणों को पोषण प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये जो टैपिटम है, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर पराग कणों का क्या हो रहा है? स्फुटन हो रहा है। पराग कणों का स्फुटन हो रहा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि पराग कणों के स्फुटन के पहले, पराग कणों के स्फुटन के पहले ये टैपिटम जो है एक एंजाइम स्रावित करती है, उस एंजाइम का क्या नाम है? तो ध्यान देना बेटा, ये जो स्फुटन के पहले पराग कणों के ये जो टैपिटम है, ये टैपिटम एक एंजाइम स्रावित करता है, उस एंजाइम का नाम है कैलेज। इस एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम। ये जो टैपिटम है, ये टैपिटम जो है एक एंजाइम स्रावित करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? कैलेज। कई बार बच्चे जो है इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, कैलेज और कैलोज में अंतर है। कैलोज एक भित्ति है जो पराग कणों को कवर करके रखती है, और कैलेज जो है बेटा ये एक तरीके का क्या है? एंजाइम है, जो इसका श्रवण कहाँ से होता है? टैपिटम से होता है। तो ध्यान देना बेटा, ये जो कैलेज एंजाइम है, इस भित्ति को अर्थात इस कैलोज नामक भित्ति को हटाने का काम करती है। तो ध्यान देना बेटा, ये जो कैलेज है, ये कैलेज इस भित्ति को क्या करती है? हटा देती है। देखिए ये जैसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए,
ये पूरी तरीके से हट जाता है तो परागकण हमारे जो हैं ये परागकण पूर्णतया स्वतंत्र हो जाते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि परागकणों का आकार कैसा होता है। तो बच्चों दिख रहा आपके सामने परागकणों का आकार जो है गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और एक प्रश्न आ रहा आपके सामने, परागकणों का रंग कैसा होता है। तो परागकणों का रंग जो है पीला होता है। अब समझ में आई कि नहीं आई? आप ध्यान देना बेटा, जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आ गई है। ये जो टैपिटम है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये जो टैपिटम है एक लिपिड युक्त कण स्रावित करता है। क्या? लिपिड युक्त कण, लिपिड युक्त कण। ये जो टैपिटम है एक लिपिड युक्त कण स्रावित करता है। उस कण का क्या नाम है? तो कहने का मतलब ये जो टैपिटम है एक लिपिड युक्त कण जो स्रावित करता है उसका नाम है बच्चों यूबिस। उसका नाम है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूबिस कण। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि इन पराग कणों में एक लिपिड युक्त कण चिपका रहता है। ये इन पराग कणों में एक लिपिड युक्त कण जो है वो चिपका रहता है। तो यही जो लिपिड युक्त कण चिपका है इसका नाम जो है यूबिस कण है। अच्छा, ये सब्सटेंस यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये चिपचिपा पदार्थ होता है, कोई कीट आता है और जब पराग कणों में जो है यूबिस कण चिपका रहता है, क्योंकि कोई कीट आता है तो इन पौधों पे जो है कोई कीट आता है तो पौधों पर यानी कि फ्लावर के पास बैठता है तो जो पराग कण होता है, क्योंकि इस पर चिपचिपा पदार्थ यूबिस कण है तो वो चिपक जाता है, तो उसी के साथ जो है पराग कण चले जाते हैं और वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये आपको समझ में आ गया। आप देखिए बेटा, ये जो टैपिटम है, टैपिटम एक चीज़ और स्रावित कर रहा है, उसका क्या नाम है? यानी कि एक तो लिपिड युक्त कण स्रावित किया था टैपिटम ने, और दूसरा जो उन्होंने स्रावित किया था उसका नाम है बच्चों स्पोरोपोलेनिन। इसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है कि पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम यानी पादप जगत में सबसे कठोर भाग का क्या नाम है। यानी कि पादप जगत में सबसे कठोर भाग जो होता है उसका क्या नाम है। तो ध्यान देना बेटा, पादप जगत में सबसे कठोर भाग जो है वह स्पोरोपोलेनिन होता है, जो इस पराग कण में होता है। समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि प्लांट्स किंगडम में सबसे कठोर भाग जो है उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। और जंतु जगत की हम बात करें, एनिमेलिया किंगडम की बात करें, तो एनिमेलिया किंगडम में सबसे कठोर भाग जो है वो दांत का इनेमल होता है। आज समझ में आई कि नहीं आई? अभी थोड़ा सा बेटा बचा हुआ है, बस उसको भी देख लीजिए आप लोग। बहुत ही ध्यान दीजिए बेटा। देखिए 60% पादपों में मीन्स पौधों में 60% पादपों में जो है परागकण जो है ये द्विकोशिकीय अवस्था में जाता है। कितनी? द्विकोशिकी। यानी एक का नाम है कायिक कोशिका और दूसरे का नाम क्या है? जनन कोशिका। लेकिन बच्चों 40% जो है 40% पादपों में जो है बच्चों परागकण जो है 3 कोशिकीय अवस्थाओं में रहता है। यानी कि 40% जो पौधे होते हैं उनमें जो परागकण होता है वह 3 कोशिकीय अवस्थाओं में होता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक संरचना बनी हुई है। अब इस संरचना में ये जो है इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है कायिक कोशिका, जो आपको मालूम है। इसका नाम क्या है? कायिक कोशिका। और यहाँ पर जो ये जनन कोशिका है, तो जनन कोशिकाओं में क्या होता है? जनन कोशिकाओं के केंद्रक में जो है समसूत्री विभाजन हो जाता है, अर्थात यहाँ पर एक कोशिका
और बन जाती है। तो कहने का मतलब है इस वाली कोशिका का नाम क्या है? जनन कोशिका। जनन कोशिका। और जो ये कोशिका, क्योंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है तो इसका भी नाम क्या है? जनन कोशिका। इसका भी नाम बच्चों क्या है? जनन कोशिका। कहने का मतलब 60% पौधों में जो पराग कण होता है वह द्विकोशिकी होता है, अर्थात उसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन बच्चों 40% पादपों में, अर्थात 40% पौधों में जो है पराग कण त्रिकोशिकी होता है, मतलब उसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो एक कोशिका का नाम कायिक कोशिका, और जो हमारी ये जनन कोशिका है इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन हो जाता है। तो समसूत्री विभाजन होने के बाद में जो नई कोशिका बनी है उस कोशिका का भी नाम है जनन कोशिका। अर्थात यहाँ पर कितनी कोशिकाएं हैं? यहाँ पर 2 कोशिकाएं हैं। ये भी जनन कोशिका और ये भी जनन कोशिका, और ये कायिक कोशिका। अर्थात जो ये पराग कण है, इस पराग कण की बात करेंगे तो यह पराग कण बच्चों जो है 3 कोशिकी होता है। तो ये जो 40% वाली बात मैंने आप लोगों को बताया, तो ये भी जानना जो है बहुत ज़रूरी है बच्चों। कई बार कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्लीज़ बच्चों, यदि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है और ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ प्यारे प्यारे बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आशा है यदि आप लोग इसी तरीके से कमेंट्स करेंगे और बताएंगे तो हम आप लोगों को और अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके देंगे। धन्यवाद।